20वीं सदी को जिन दो फलसफियों ने सबसे ज्यादा मुतासिर किया वो लॉर्ड बर्ट्रैंड रसल और सार्थर हैं। सार्थर वजूदियत का बानी फिलासफर था। उसने इंसान दोस्त फिलासफर की हैसियत से बड़ी शोहरत पाई। सार्थर ने ड्रामे लिखे, नोसिया जैसा नावल लिखा। दुनिया में जहां कहीं भी अफराद की आजादी पर हर्फ आया, सार्थर ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। फ्रांस पर नाजियों ने हमला किया तो उसने आवाज बुलंद की, लेकिन जब फ्रांस ने अलजायर पर फौजकशी की तो वो फ्रांस के खिलाफ हो गया। इब्तदा में उसकी सारी हमदर्दियां इश्तराकियत और रूस के साथ थीं, लेकिन जब रूस ने अफगानिस्तान के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया और उसे जारहियत का निशाना बनाया तो वो रूस के खिलाफ हो गया। सार्थर और बर्ट्रैंड रसल दोनों पहले रूस की दोस्ती का दम भरते थे, लेकिन जब रूस की पॉलिसियों को गौर से देखा और असल चेहरा सामने आया तो दोनों इश्तराकियत के खिलाफ हो गए और सबसे बड़े नक्काद बन गए। जॉन पॉल सार्थर 21 जून 1905 को पेरिस में पैदा हुआ। उसका बाप फ्रांस नेवी में अफसर था। सार्थर की मां एन मैरी श्वाइटर्स जर्मन जबान के माहिर चार्ल्स श्वाइटर्स की बेटी थी। सार्थर 2 साल की उम्र में यतीम हो गया। मां उसे अपने बाप के पास ले गई, जहां नाना ने सार्थर की परवरिश की। सार्थर की मां जवान औरत थी और उसने दूसरी शादी कर ली, जिसका दुख सार्थर को सारी उम्र रहा। और मां की दूसरी शादी ने औरत के तस्वुरात को बदल के रख दिया। उसने सारी उम्र शादी नहीं की। सार्थर एक दुबला पतला महंगा और बीमार सा बच्चा था, मगर बचपन ही से बला का ज़हीन था। सार्थर का नाना एक पढ़ा लिखा आजाद ख्याल आदमी था, प्रोटेस्टेंट अकीदा से ताल्लुक रखता था, लेकिन उसने सार्थर पर कभी अपने अकीदे का बोझ लादने की कोशिश नहीं की। चुनाचे सार्थर लड़कपन ही में मजहब का मुखालिफ हो गया। माँ की दूसरी शादी ने उसे तन्हाई पसंद बना दिया और वो हर वक्त किसी न किसी शय के बारे में गौर व फिक्र करता रहता था। अपनी जहानत और तेज दिमाग के बारे में वो अपनी बायोग्राफी वर्ड्स में लिखता है। अपनी माँ के कहने के मुताबिक मैं अपनी माँ के पेट में 9 की बजाय 10 महीने रहा और दूसरे बच्चों के मुकाबले में ज्यादा देर तनूर में पकता रहा। मैं खस्ता और ताबनाक बनकर बाहर निकला। सार्थर इब्तदा उम्र में ही बरगसा से मुतासिर हुआ और फलसफे की तरफ रागिब हो गया। फलसफा पढ़ने लगा और पेरिस से फलसफे में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर ली। फिर जर्मनी चला गया, फ्राइबर्ग यूनिवर्सिटी में कुछ अरसा तहकीक की और फिर पेरिस वापस आ गया। 1929 में उसकी मुलाकात सैमन डी बुआर से हुई। 1939 में सार्थर को फ्रांस की फौज में नौकरी करना पड़ी। 1940 में नाजियों ने उसे पकड़ लिया। वो 9 महीने तक जर्मनों की कैद में रहा। तन्हाई और कैद के इस जमाने में सार्थर ने हाइडेगर को पढ़ा। कैद में उसकी बीनाई और सेहत दोनों बर्बाद हो गईं। उसे अप्रैल 1941 में जेल से रिहाई मिल गई और वो दोबारा उस्ताद की हैसियत से शहरी जिंदगी में शामिल हो गया। सार्थर ने जिंदगी भर लिखा और बहुत कुछ लिखा। लिखने का शौक उसे बचपन ही से था। उसने बचपन में एक कहानी लिखी और फिर वो सारी उम्र लिखता रहा। उसने कई बार इस बात का एतराफ किया कि मैं लिखने के लिए पैदा हुआ हूँ और लिखने की वजह से ही मैं जिंदा हूँ। सार्थर ने ड्रामे लिखे, नॉवल लिखे, बायोग्राफी लिखी, फलसफे पर किताबें लिखी, लेकिन उसकी ये सारी तहरीरें उसके फलसफे के गिर्द घूमती हैं, जिसका वो मूजद या बानी समझा जाता है। जब भी वजूदियत का लफ्ज सामने आए तो सार्थर का नाम जहन में आ जाता है। सार्थर और वजूदियत इस अहद में लाज़िम मलजूम होकर रह गए हैं। वजूदियत पर लिखने वालों का ख्याल है कि सार्थर के यहाँ ये इस्तिलाह या फलसफा हेगल और हाइडेगर के मुताले से आया। सार्थर से पहले भी ये मौजूद था, लेकिन सार्थर ने उसे बाकायदा फलसफे की शक्ल दी। सुकरात से पहले तक और सुकरात के बाद फलसफा मखसूस लोगों की विरासत था। सुकरात ने उसे बाजारों का रास्ता दिखाया, लेकिन फलसफा रहा चंद लोगों के पास ही। उसे अमूमी दर्जा न दिया गया। वजूदियत शायद फलसफे की वो पहली इस्तिलाह है जिसे गली मोहल्लों और होटलों में जेरे बहस लाया गया, और ये सब कुछ सार्थर की बदौलत हुआ। अल्बर्ट कैम्यू से सार्थर की दोस्ती थी। सार्थर ने 1938 में अपना पहला नावल नौसिया लिखा और फिर कामियों से मिलकर वजूदियत के फलसफे को अदब में शामिल कर दिया। सारी दुनिया के अदीब अपने अपने शाहकारों में वजूदियत की बांसुरी बजाने लगे कि इंसान इस दुनिया में बेगानगी के माहौल में जिंदा है और वो अकेला है। सार्थर ने बड़ी भरपूर और सादा जिंदगी गुजारी। अमली सियासत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जुल्म के खिलाफ हमेशा आवाज बुलंद की। जारहियत के खिलाफ अमली मैदान में उतर आया। 1968 में स्टूडेंट हड़ताल में उसने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सिविल नाफरमानी के जुर्म में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ये डेगाल का जमाना था। उसने जाती दिलचस्पी लेकर उसे रिहाई दिलाई और कहा, यू डोंट अरेस्ट फ्रांस। 1964 में उसे नोबेल प्राइज की पेशकश हुई, मगर उसने इनाम लेने से इनकार कर दिया और जवाब पेश किया, एक अदीब को एक इदारे में तब्दील नहीं होना चाहिए, उसे अपनी मुकम्मल आजादी कायम रखना चाहिए। सार्थर का नाम 1957 में भी नोबेल
इनाम के लिए तजवीज़ हुआ था, मगर वो इन दिनों अल्जीरिया के खिलाफ साम्राज्यी ताकतों के खिलाफ एहतजाज कर रहा था, इसलिए ये इनाम एल्बर्ट काम्यो को दे दिया गया। 1964 में उसने खुद इनाम लेने से इनकार कर दिया। काम की ज्यादती उसके लिए अजाब बन गई, सेहत खराब हो गई, आंखों की बीनाई जवाब दे गई, फेफड़ों का मर्ज जानलेवा साबित हुआ और 15 अप्रैल 1980 को फोत हो गया। यूं तो सार्थर की सब किताबें सारी दुनिया में बहुत शौक से पढ़ी गईं, मगर अदब के वो क़ारीन जिन्हें वजूदियत से इतनी दिलचस्पी न थी, उन्होंने उसके ड्रामों और कहानियों को बहुत दिलचस्पी से पढ़ा। उनमें सार्थर का नावल नूसिया, उसके ड्रामे नो एग्जिट, द फ्लाइज, डर्टी हैंड्स, द रेस्पेक्टफुल प्रोस्टिट्यूट हैं। उसकी कहानियों में द वॉल, द रोम, एरिस्टटस, इंटीमेसी, द चाइल्डहुड लेबर हैं। उसकी अपनी सवाने उम्री वर्ड्स को भी बहुत शोहरत मिली। उन सब कहानियों का मरकजी फलसफा वजूदियत है, जिसे उसने कमाल हुनरमंदी से अपने तख्लीकी शाहकारों में समो दिया। सार्थर का ये फलसफा कहाँ तक कामयाब रहा है या रहेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर एक बार उसने दुनिया को हिलाकर रख दिया और अदबी दुनिया में हलचल बर्पा कर दी।